पिछले 5 साल से मैं फॉरेक्स में ही हूँ। और इंजीनियरिंग सर्विसेज मैं पार्ट टाइम डिलीवर कर रहा हूँ, और साथ में अपना ट्रेनिंग सर्विसेज भी है। तो जी इंशाल्लाह बिल्कुल मैं जी। आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा फॉरेक्स के अंदर, कि कहाँ कहाँ से हमें बेनिफिट हो सकता है और कहाँ कहाँ से हमें लॉस है, और किन स्ट्रैटेजीज को हम अडॉप्ट करके अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं और लॉस से हम बच सकते हैं। ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं आपको फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ। फॉरेक्स एब्रीविएशन है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है। जहाँ पे करेंसीज आपस में एक्सचेंज हो रही होती हैं। ठीक है। अब करेंसीज एक्सचेंज कहाँ हो रही होती हैं? इंटरबैंक में। क्योंकि विद इन कंट्री जब आप कहीं से भी कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस मुल्क की करेंसी जो है ना वो ही काफी होती है। जब आपने इन बिटवीन कंट्रीज कोई ट्रेड करनी हो, ठीक है, तो आपको जो पेमेंट चाहिए होती है वो अपने होम कंट्री की जो करेंसी है आपको उसमें आपने रिसीविंग करनी होती है। तो अब मिसाल के तौर पे अमेरिका ने जो है यूरोप से कोई चीज खरीदी है या बेची है, अमेरिका को यूएसडी चाहिए, यूरोप को पाउंड चाहिए। तो इंटरबैंक जो होता है वो अमेरिका से डॉलर ले लेता है और उसको पाउंड में कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट जो यूरोप है उसको वो पे कर देता है। ठीक है। तो इंटरबैंक जो है ये सारी करेंसीज जो मेजर हैं वो खरीद भी रहा होता है और उनको कन्वर्ट करके पे भी कर रहा होता है। ठीक है। तो पहले पहले तो ये फॉरेक्स की जितनी भी ट्रेडिंग थी ये इंटरबैंक की हद तक थी। तो दिसंबर 2000 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें ये बड़े बड़े ब्रोकर्स इन्वॉल्व हुए हैं कि क्यों ना हम एक ऑनलाइन का ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें एक आम बंदा भी इस इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बन सके, जिसके पास जिसके लिए एक छोटा इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप काफी है। आप एप्लीकेशन को रन करके ब्रोकर के साथ साइन अप होके इस इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। मैं साथ साथ स्लाइडें भी आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा रहे। अब इन दिनों फॉरेक्स ये इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि एक दिन का जो पोटेंशियल है इस मार्केट का वो 5 to 7 ट्रिलियन यूएसडी है। ये इतनी यानी कि वसी मार्केट हो चुकी है, दुनिया की कोई भी मार्केट अब इसके करीब तर भी नहीं है। अब चूंकि जब ये एक्ट पास हो गया तो ब्रोकर जो है वो हमारे और इंटरबैंक के इन बिटवीन अटैच हो गया। ब्रोकर क्या करता है, हमें प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है और अपना पैसा भी ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है। ठीक है। कम से कम कोई 10,000 20,000 डॉलर हो तब जाके आप इस मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिसके पास कम कैपिटल है, $100 है, $500 है, तो ब्रोकर उसको लिवरेज प्रोवाइड करता है उसकी जो कैपिटल को 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लिवरेज सिलेक्ट करते हैं। आपके कैपिटल को ब्रोकर इन्हांस कर देता है। ठीक है। जब आप ब्रोकर के साथ रजिस्टर होते हैं ऑटोमेटिकली आप लिवरेज वाली ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब आप कोई भी लॉट ट्रिगर करते हैं फिर वो आप बाय या सेल कर सकते हैं। ब्रोकर ने आपको लेवरेज दी होती है। जब भी आप लॉट को क्लोज करते हैं वो लेवरेज ब्रोकर की वापस उसको मिल जाती है, और आपका जो भी बेनिफिट है या लॉस है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। क्लियर है? अब इंटरबैंक मार्केट का भी हमें पता चल गया और ब्रोकर का भी हमें पता चल गया कि ब्रोकर कौन है। ब्रोकर ये एक थर्ड पार्टी है जो इंटरबैंक और रिटेल ट्रेडर के इन बिटवीन अटैच होती है। अब एक अच्छा ब्रोकर जो है उसकी कुछ क्वालिटीज हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। नंबर वन, वो एफसीए से सर्टिफाइड होना चाहिए। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है यूके के अंदर। ठीक है। वो सर्टिफाइड करती है जो अथेंटिक ब्रोकर्स होते हैं। फिर लाइसेंस होना चाहिए जिस कंट्री के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं उस ब्रोकर के थ्रू, उस कंट्री के अंदर उसके पास लाइसेंस होना भी जरूरी है। ठीक है।
कि वो कंट्री उस ब्रोकर को अलाउ करे, ठीक है भाई आप हमारे कंट्री के अंदर ट्रेडिंग जो है अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आप उसकी जो है स्प्रेड और लिवरेज वगैरह देख लें, मैक्सिमम होनी चाहिए और कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह ना हो। ऐसा ना हो आप ट्रेड्स वगैरह कर रहे हो और बाद में पता चले कोई हिडन डिडक्शन हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी इक्विटी जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है। इंटरनेट के ऊपर आप उस ब्रोकर के रिव्यूज भी चेक कर लें, वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है। और जितनी ज्यादा ब्रोकर लिवरेज देगा डेफिनेटली वो ब्रोकर उतना ज्यादा बड़ा होगा, अथेंटिक होगा। ठीक है। किसी छोटे ब्रोकर की वो जो है ना इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो आपको मैक्सिमम या 1000+ लिवरेज प्रोवाइड कर सके। तो ये ब्रोकर की क्वालिटीज है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिटेल ट्रेडिंग। वो रिटेल ट्रेडर जो है वो हम लोग हैं। इस मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट है तीन तरह के हैं। एक है कमर्शियल, एक है दूसरा है नॉन कमर्शियल, और तीसरा है रिटेल ट्रेडर। ठीक है। जो कमर्शियल ट्रेडर्स हैं वो कौन है? अमेरिका के अंदर शिकागो में पूरी दुनिया के जो बिजनेसमैन है वहां पे इकट्ठे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर रहे होते हैं। ठीक है। उसमें कमोडिटीज भी, करेंसीज भी, सारी चीजों का लेन देन चल रहा होता है। ठीक है। वो फिजिकल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। उनको हम कहते हैं कमर्शियल ट्रेडर्स। नॉन कमर्शियल में आ जाते हैं ये ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, जिनके पास पैसा है। ठीक है। ये है जो ऑनलाइन मार्केट को रन करते हैं। वहां जब कमर्शियल ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। उससे ये होता है कि अंदाजा हो जाता है कि भाई आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ पे होगी। ठीक है। उस हिसाब से ये जो नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स हैं वो अपने लेवल्स वहां पे पहले तो लगा दो इधर। जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? जी जी क्लियर आपकी है। आवाज आ रही है जी लेकिन क्लियर पता है नहीं सर, आवाज किसी क्लियर का है। माइक, क्लियर आ रही है। किसी क्लियर का सब है। यहाँ पे क्लियर। आप माइक अपना ऑन है। माइक ऑफ रखें। ठीक है। बाकी किसी को कोई सवाल होगा हम मीटिंग के एंड में डिस्कस कर लेंगे, या मैं यहाँ पे सबको म्यूट ऑल कर रहा हूँ। जी। तो मैं बात कर रहा था कि इस मार्केट में तीन पार्टिसिपेंट हैं: कमर्शियल ट्रेडर्स, नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स। अब कमर्शियल ट्रेडर्स वो हैं जो फिजिकल ट्रेड करते हैं। फिजिकल पूरी दुनिया के बिजनेसमैन उस जगह पे इकट्ठे होते हैं और डील्स फाइनल हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे होते हैं कि आने वाले दिनों में किस मुल्क को क्या चीज चाहिए, खरीद कौन रहा है, बेच कौन रहा है, किस प्राइस पे खरीद रहा है, वो किस प्राइस पे बेच रहा है। ये सारे लेवल जो है कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल हो रहे होते हैं। ठीक है। वहां से जो है अंदाजा हो जाता है कि भाई आने वाले दिनों में किस कमोडिटी की प्राइस ऊपर जाएगी, किसकी डाउन होगी। ठीक है। अब जो नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स हैं इनमें इन्वॉल्व होते हैं ये बड़े बड़े बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ब्रोकर्स हैं। वो अपना पैसा डिजिटल डॉलर में इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। ये हो गए नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स। ठीक है। जो लेवल्स वहां पे फाइनल हो रहे होते हैं उन हिसाब से ये उस पॉइंट के ऊपर अपने बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं और प्राइस जो है वो उनके इन बिटवीन मूव हो रही होती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। अब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी ब्रोकर के थ्रू साइन अप होके इस इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बनते हैं और ब्रोकर उनको लेवरेज प्रोवाइड कर देता है। तो वो उस लीवरेज को यूज करते हुए इस मार्केट में बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है। ये रिटेल ट्रेडर। अब हम डिस्कस करते हैं करेंसी पेयर्स को। डिस्कस करने से पहले हम ट्रेडिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होती है। ठीक है। ट्रेडिंग हमेशा होती है पेयर्स में। मिसाल के तौर पे आप कोई भी चीज खरीदते हो, मैंने मोबाइल खरीदा है, मैंने इसके एवज पैसे पे किए हैं, तो पेयर क्या हुआ? मोबाइल वर्सेस पीकेआर। ठीक है। अब जो दुकानदार है उसने मोबाइल सेल किया और पैसे उसने रिसीव किए हैं, तो ट्रेडिंग पेयर क्या होगा? पीकेआर वर्सेस मोबाइल। ठीक है। तो ट्रेडिंग हमेशा पेयर में होती है, कोई चीज ली जाती है उसके एवज कोई चीज पे की जाती है।
तो ट्रेडिंग के अंदर आप चार्ट के ऊपर हमेशा दो करेंसीज को देखेंगे, कभी भी आप एक करेंसी आपको नजर नहीं आएगी, हमेशा दो मुल्कों की करेंसी आप देखेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको जरा मेजर करेंसीज बता दूं। टोटल जो फॉरेक्स है वो इन 8 करेंसीज के ऊपर डिपेंड करती है। ये इन करेंसीज का जो इंडेक्स है वो फॉरेक्स की मार्केट को रन कर रहा होता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है। बाकी इसका निकनेम है, और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इस करेंसी को इशू करता है। दूसरे नंबर पे जो करेंसी है वो है यूरो, फाइबर इसका निकनेम है, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक इस करेंसी को इशू करता है। थर्ड पे आ जाता है जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, स्टर्लिंग इसका निकनेम है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड इस करेंसी को इशू करता है। फोर्थ पे है जेपीवाई, ये जापानीज करेंसी है, येन इसका निकनेम है, और बैंक ऑफ जापान इस करेंसी को इशू करता है। सीएचएफ, ये स्विस फ्रांस, ठीक है, स्विसी इसका निकनेम है, और स्विस नेशनल बैंक इस करेंसी को इशू करता है। एयूडी, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑसी इसका निकनेम है, और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस करेंसी को इशू करता है। सेवंथ पे है एनजेडी, ये न्यूजीलैंड का डॉलर है, कीवी इसका निकनेम है, और रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड इस करेंसी को इशू करता है। कैड है, कैनेडियन डॉलर, लोने इसका निकनेम है, और बैंक ऑफ कनाडा इस करेंसी को इशू करता है। अब इसमें कोई भी एक करेंसी आप खरीद रहे होते हो, और इसके इवज कोई भी एक करेंसी आप पे कर रहे होते हो। आप जब अपने डॉलर डिपॉजिट कर लेते हैं अकाउंट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उस करेंसी के इक्विवेलेंट कन्वर्ट होके प्लस माइनस आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आपके अकाउंट में अपडेट कर रहा होता है। ठीक है। आपको जस्ट उस चार्ट के ऊपर ट्रेड को प्लेस करना है। आपको यूरो या इंडिविजुअल करेंसी खरीदने की या कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जिस चार्ट के ऊपर ट्रेड करना है, ये सिस्टम बैक एंड पे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट या लॉस की सूरत में आपकी इक्विटी को अपडेट कर रहा होता है। आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि बेस करेंसी क्या है, टर्म करेंसी क्या है। ठीक है। जब आपके सामने दो करेंसीज हों, मिसाल के तौर पे, अब मेजर करेंसी के पेयर्स हैं ये यूरो यूएसडी। इंडिविजुअल मैंने आपको बता दिया है, ईयूआर का मतलब यूरो है। ठीक है। यूएसडी का मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। जीबीपी ये पाउंड है, यूएसडी। ठीक है। अब इसमें देखें यूरो यूएसडी है, जो पहले नंबर पे करेंसी होती है उसको हम बेस करेंसी कंसीडर करते हैं, और जो दूसरे नंबर पे करेंसी होती है उसको हम ट्रम करेंसी कंसीडर करते हैं। ठीक है। यहां देखें, ये बेस करेंसी है और ये ट्रम करेंसी है। अब बेस करेंसी अगर स्ट्रांग होगी तो ये प्राइस को ऊपर ले जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपने भूलना नहीं है कि बेस करेंसी अगर स्ट्रांग होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी, ट्रम करेंसी अगर स्ट्रांग होगी तो प्राइस नीचे आएगी। ठीक है। और बेस करेंसी अगर वीक होगी तब प्राइस नीचे आएगी, ट्रम करेंसी अगर वीक होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी। बेस करेंसी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है प्राइस के साथ, ट्रम करेंसी का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। ठीक है। इसको आपने भूलना नहीं है कि बेस करेंसी स्ट्रांग होने से प्राइस ऊपर जाएगी, और बेस करेंसी वीक होने से प्राइस नीचे आएगी। ठीक है। ट्रम करेंसी के स्ट्रांग होने से प्राइस नीचे आएगी, और ट्रम करेंसी के वीक होने से उस पेयर की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी। ठीक है। इसको जब आप 2-3 दफा रिवाइज करेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं पिप्स क्या चीज है। पॉइंट इन परसेंटेज, जो भी आप प्राइस देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट करेंसी के जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब जिस तरह डॉलर है, उनके जो अपना पॉइंट्स हैं वो सेंट्स में आते हैं। ठीक है। पाउंड के हो सकता है पैनी में आ जाए। इस तरह करेंसी चेंज होती जाएगी तो उसके वो जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो उनका यूनिट भी चेंज होता जाएगा।
तो लिहाजा एक कॉमन टर्म रख ली गई है पिप्स। ये आप हर चार्ट के ऊपर हर करेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। ये पिप होता क्या है, आप फोर्थ डेसिमल डिजिट को या थर्ड डेसिमल डिजिट को जो भी लास्ट में आ रहा हो उसको आप एक पिप कंसीडर कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे 1.2215 है, ठीक है। अगर प्राइस 1.2220 हुई तो इसका मतलब 5 पिप्स प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। इसमें डॉलर या पाउंड या यूरो लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल पिप कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइस 1.2215 से 5 पिप्स हाई हो गई। अगर प्राइस 1.2210 पे है तो आप कह देंगे भाई 5 पिप्स प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। तो पिप्स ये एक कॉमन यूनिट है जो कि सब करेंसीज पे, कमोडिटीज पे अप्लाई होता है कि कितने पिप्स प्राइस ऊपर चली गई और कितने पिप्स प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। अदरवाइज आप वो डॉलर को भी कंसीडर कर सकते हो, भाई इतने डॉलर प्राइस ऊपर चली गई, इतने डॉलर प्राइस नीचे आ गई, क्योंकि चार्ट राइट साइड पे जो प्राइस का लेवल है वो यूएसडी में चल रहा होता है। अब इसके साथ कुछ कॉमन टर्म्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं फॉरेक्स के अंदर जो यूज होती हैं। स्प्रेड और कमीशन, ये क्या चीज है? आपने अक्सर स्प्रेड सुना होगा, ठीक है। तो स्प्रेड बेसिकली आस्क और बिड प्राइस का डिफरेंस होता है। आप में से बहुत सारे लोग फिजिकल करेंसी चेंज करवाने गए होंगे, रियाल या डॉलर। तो होता क्या है कि आप जिस ब्रोकर के पास जाते हो, जब आप उसे करेंसी बेचने जाते हो, मिसाल के तौर पे डॉलर, जब आप उसको बेचने जाओगे तो वो आपको रेट दे देगा 280 का, और जब आप उसे खरीदने जाओगे तब वो आपको रेट दे देगा 285 का, ठीक है। ये कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त का जो डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज स्प्रेड। फॉरेक्स के अंदर हम आस्क प्राइस और बिड प्राइस का जो डिफरेंस है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। और कमीशन ये क्या चीज है? शुरू शुरू में जब ब्रोकर्स से ये प्रॉफिट के ऊपर अपना इन्होंने एक कमीशन सेट किया हुआ था कि अगर आप डेली का $100 या $200 प्रॉफिट अर्न करते हैं तो 15% या 20% कमीशन आपको ब्रोकर को देना होता था। मगर इन दिनों कंपटीशन इतना है कि कमीशन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, सिर्फ स्प्रेड ही काफी होता है ब्रोकर के लिए। लीवरेज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ब्रोकर जो है आपको लीवरेज प्रोवाइड करता है। लीवरेज क्या है कि आपके कैपिटल को बढ़ा देता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता है। कितना मल्टीप्लाई करता है? जो ऑप्शन आप अकाउंट बनाते हुए सेट करते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं 100:1 को, तो आपका जो $1 है वो $100 के इक्वल होगा। अगर आप 200 को कंसीडर करेंगे तो आपका $1 जो आप इन्वेस्ट करोगे वो $200 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी तरह जब आप मैक्सिमम लिवरेज को सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने कैपिटल को मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, उतनी ही ज्यादा आप इस मार्केट के अंदर परचेजिंग कर सकते हैं। मगर जितनी ज्यादा परचेजिंग आप करेंगे, प्रॉफिट का भी उतना ज्यादा चांस है और लॉस का भी उतना ज्यादा चांस है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मार्जिन क्या चीज है। मार्जिन को समझाने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पे आप मार्केट से कोई गाड़ी रेंट पे लेने जाते हैं, ठीक है। उनकी एक पॉलिसी होती है कि भाई आप जब एक गाड़ी रेंट पे लेंगे आपको एज अ सिक्योरिटी को 20,000 या 25,000, लेट्स सपोज 25,000 की अमाउंट है, वो एज अ सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करनी होगी। जब आप गाड़ी को रिटर्न करेंगे तो वो अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। अब आपके पास है 1 लाख। अगर आपके पास 1 लाख है और गाड़ी की वो जो सिक्योरिटी है वो है 25,000, तो आप 1 लाख में कितनी गाड़ियां रेंट पे ले सकते हैं? 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई मार्जिन 25,000 है। जब आप एक गाड़ी रेंट पे ले लेते हो, आपने 25,000 पे कर दिया, गाड़ी आपने रेंट पे ले ली। अब आपके पास जो मार्जिन हुआ वो है 25,000 और फ्री मार्जिन है 75,000। टोटल कैपिटल है 1 लाख। आपने अब 2 गाड़ियां रेंट पे ले ली, मार्जिन हो गया 50,000, ठीक है। फ्री मार्जिन हो गया वो भी 50,000। क्लियर? अब आपने एक गाड़ी वापस कर दी, एक गाड़ी आपने अभी रखी हुई है, ठीक है। तो आपका जो मार्जिन है वो
बैक 25,000 पे आ गया और फ्री मार्जिन हो गया 75,000। ठीक है, सिंपल। इसी तरह जब आप कोई भी लॉट खरीदते हो फॉरेक्स के अंदर, तो ऐसा मार्जिन एक अमाउंट होल्ड कर ली जाती है आपकी इक्विटी से, और जब आप उस लॉट को क्लोज करते हो प्रॉफिट या लॉस के साथ, तो वो अमाउंट वापस आपके अकाउंट में ऐड कर दी जाती है। ठीक है, तो मार्जिन का मतलब एक टेम्परेरी अमाउंट जो है ना वो होल्ड कर ली जाती है। फ्री मार्जिन जितना ज्यादा आपके पास होगा, आप उतनी ज्यादा परचेजिंग कर सकते हैं। अब फॉरेक्स की मिसाल मैं आपको देता हूं। फर्ज करें आपने एक लॉट लगाई, उसका मार्जिन है $20, आपके पास है $100। ठीक है, आपने एक लॉट खरीद ली, मार्जिन हो गया आपका $20, फ्री मार्जिन हो गया आपका $80। अब $100 में आप 5 लॉटें ले सकते हैं। ठीक है, 2 लॉटें लेंगे, आपका मार्जिन हो जाएगा $40, फ्री मार्जिन हो जाएगा $60। 3 लॉटें लेंगे, मार्जिन हो जाएगा $60, फ्री मार्जिन हो जाएगा $40। 4 लॉटें लेंगे, मार्जिन उस हिसाब से $80 हो जाएगा, फ्री मार्जिन $20। और जिस जिस तरह आप लॉट को क्लोज करते जाएंगे, फ्री मार्जिन आपका बढ़ता जाएगा और मार्जिन आपका कम होता जाएगा। ठीक है, ये मार्जिन भी क्लियर हो गया। तो ये कॉमन टर्म्स थी जो फॉरेक्स के अंदर यूज होती हैं। अब हम कोटेक्स का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कोटेक्स क्या चीज है। फॉरेक्स को तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब फॉरेक्स और क्रिप्टो का मैं आपको डिफरेंस बता दूं पहले। फॉरेक्स ये फिजिकल करेंसी एग्जिस्ट करती है, क्रिप्टो जो है ये फिजिकल करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ डिजिटल ही है। ठीक है, इसमें क्रिप्टो में और फॉरेक्स में जस्ट यही डिफरेंस है। फॉरेक्स की करेंसी आप जितना मर्जी छाप सकते हो, मगर क्रिप्टो इसकी एक लिमिट होती है क्वांटिटी की, उससे ज्यादा आप माइन नहीं कर सकते। फॉरेक्स करेंसी आप छापते हो मशीनों के जरिए, क्रिप्टो करेंसी आप माइन करते हो रोबोट्स के जरिए। ठीक है, इनमें जस्ट यही डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कोटेक्स की। कोटेक्स क्या चीज है? कोटेक्स ये बाइनरी ट्रेडिंग का एक सेटअप है। ठीक है, जिस तरह हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं चार्ट को एनालाइज करके, उसी तरह हम कोटेक्स के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है। इसमें आपकी और ब्रोकर की एक कमिटमेंट है कि अगर आप इस लेवल के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, उसका आपको इतने परसेंट बेनिफिट मिलेगा। प्राइस चाहे जितना मर्जी ऊपर चली जाए या जितना मर्जी नीचे आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको उतना ही प्रॉफिट मिलना है जितना जितने परसेंट ब्रोकर ने आपके साथ कमिट कर लिया। ठीक है, कोटेक्स में तकरीबन 70 to 80 या 90% आपको प्रॉफिट मिलता है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अगर आपकी डायरेक्शन ट्रू होती है, फर्ज करें आपने $10 इन्वेस्ट किए, ठीक है, आपकी डायरेक्शन अगर ट्रू हुई तो आपको जो बेनिफिट है वो $18 या $19 मिलेगा। ठीक है, और अगर आपकी डायरेक्शन रॉन्ग हुई तो आपके वो जो $10 हैं वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब कोटेक्स के अंदर आपको 3 चीजें डिफाइन करनी होती हैं। नंबर 1 पे ट्रेड की ड्यूरेशन। ठीक है, फॉरेक्स के अंदर आप जितना चाहे मर्जी लंबा ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, जब तक आप खुद ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे फॉरेक्स के अंदर आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। जबकि कोटेक्स के अंदर आपको सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये इस लॉट को मैं कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। 5 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, या मैक्सिमम 2 घंटे तक आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी लॉट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो कोटेक्स के अंदर जो 3 चीजें आपने डिफाइन करनी होती हैं ट्रेड ट्रिगर करने से पहले, वो है टाइम ड्यूरेशन, फिर आपने कितने डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, थर्ड नंबर पे आपने डायरेक्शन कौन सी चूज करनी है, बाय की या सेल की। जब आप ये 3 चीजें डिफाइन कर देते हैं तब आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और जब टाइम क्लोज होता है, क्लोजिंग टाइम के ऊपर देखा जाएगा, अगर आपने बाय की डायरेक्शन चूज की थी और अगर 1-2 पिप्स भी
प्राइस अबव रही आपको रिवार्ड पूरा मिल जाएगा, और अगर एक या दो पिप्स भी प्राइस नीचे हुई तो आपको लॉस, आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो जीरो। ठीक है, ये जस्ट डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग, या तो रिवॉर्ड पूरा मिलता है या बिल्कुल जीरो। फॉरेक्स में क्या है कि जब आप एक लॉट ट्रिगर करते हैं तो वक्त के साथ साथ प्राइस की जो फ्लक्चुएशन होती है उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट या लॉस है वो आपके अकाउंट में ऐड हो रहा होता है। ठीक है, फॉरेक्स के अंदर आपको कंट्रोल करने के लिए प्रॉफिट या लॉस को स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट सेट करने होते हैं। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है फॉरेक्स के हवाले से या फॉरेक्स में जो यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है उसके हवाले से, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जी सर बस लेक्चर इतना ही था सर, आज खत्म है आज के लिए। जी जी, आज का इंट्रोडक्शन का था। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है ना ब्रोकर पे साइन अप करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम ठीक इंशाल्लाह है। थ्योरी स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न से। आज का हमारा बस सिंपल इंट्रोडक्शन का था। ठीक है। ये जो आपने पहले बताया था बेस करेंसी, इसका दोबारा बता देंगे? ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है वो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में भिजवा रहा हूँ।